हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें केंद्रीय सभी एसपी सी बघेल, बीजेपी सांसद महेश शर्मा और जनरल वीके सिंह समेत कई मंत्रियों ने मतदान किया। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार हैं। साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के नतीजों का ऐलान हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार 10वीं बार आरबीआई ने पॉलिसी दरों में बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार रहेगा। हिजाब मामले पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश किया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। मामला कोर्ट में लंबित है और हर दिन सुनवाई चल रही है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1,67,000 मरीज ठीक भी हुए हैं और 24 घंटे में 1,241 मरीजों की मौत हुई है। और अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 7,90,000 तक पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 171 करोड़ 23 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 95 करोड़ 48 लाख से भी ज़्यादा पहला और 74 करोड़ 22 लाख से भी ज़्यादा लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। वहीं 1 करोड़ 53 लाख से भी ज़्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। तो 11 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 51 लाख से भी ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से भी ज़्यादा टीनेजर्स को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि युवा भारत का ऐतिहासिक कदम, 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ से भी अधिक किशोरों का फुल वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 10,853 मतदान केंद्र और 26,027 मतदान स्थल बनाए गए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में रैली करेंगे। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। रैली में जिले की सभी 7 विधानसभाओं के उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे। स्थानीय स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों से मोदी को सुनने के लिए लोग आएंगे। रैली को सीएम योगी भी संबोधित करेंगे। कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के मद्देनजर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी 2 हफ्ते तक रहेगी। हाईकोर्ट में इस विवाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो सका। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ आज सुनवाई करेगी और मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की। इसमें उनके अलावा न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति के जे मोहिउद्दीन शामिल हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 171 करोड़ 23 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 95 करोड़ 48 लाख से भी ज़्यादा को पहला और 74 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। वहीं 1 करोड़ 53 लाख से भी ज़्यादा बूस्टर डोज भी लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा टीनेजर्स को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि युवा भारत का ऐतिहासिक कदम, 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ से भी अधिक किशोरों का फुल वैक्सीनेशन किया जा चुका है।
यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है और पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें 73 महिला उम्मीदवार भी हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 10,853 मतदान केंद्र और 26,027 मतदान स्थल बनाए गए। यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से कोविड नियमों का पालन करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सीएम योगी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज लोकतंत्र के महायज्ञ का पहला चरण है। आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आपका एक वोट अपराध मुक्त, भयमुक्त प्रदेश के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए पहले मतदान, फिर जलपान, तब अन्य कोई काम। यूपी में मतदान पर पर्यवेक्षण के लिए हर जिले के कम से कम 50% मतदान स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तर पर किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में सैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में रैली करेंगे। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। रैली में जिले की सभी 7 विधानसभाओं के उम्मीदवार भी उपस्थित रहेंगे। स्थानीय स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों से मोदी को सुनने के लिए लोग आएंगे और रैली को सीएम योगी भी संबोधित करेंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने 5 राज्यों में चुनावी जीत का दावा किया है। पीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार हार कर ही जीतने लगी है और इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भाजपा के प्रति लहर है। भारी मत से भाजपा जीतेगी। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब परिवार ही सर्वोपरि होता है तो परिवार को बचाओ, पार्टी बचे न बचे। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड और परिवारवाद के अलावा राहुल गांधी के सवालों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो सुनता ही नहीं उसे मैं कैसे जवाब दूं। राहुल गांधी बात बात पर संसद छोड़ देते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे गढ़वाल और कुमायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल 11 फरवरी को यानी कल गोवा में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनावी रैली करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पश्चिम बंगाल जाएंगे। उनका ये दौरा 17 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान वे उत्तर बंगाल और बर्धमान में संघ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि हफ्ते के अंतराल में भागवत दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के मद्देनजर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी 2 हफ्ते तक रहेगी। हाईकोर्ट में इस विवाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ आज सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की है, जिसमें उनके अलावा न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति के.जे. मोहिउद्दीन शामिल। पंजाब में चुनाव से पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए आरडीएक्स की तस्करी और बम धमाके कराने की एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने करीब 5 किलो आरडीएक्स और डेटोनेटर सहित बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया है। चेन्नई के बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने तमिलनाडु बीजेपी कार्यालय पर देर रात करीब 1 बजे पेट्रोल बम फेंका। इसे लेकर बीजेपी के कराटे त्यागराजन ने कहा है कि कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया और इसी तरह की घटना 15 साल पहले भी हुई थी, जिसमें डीएमके का हाथ था। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षा 26 अप्रैल से होगी। वहीं सब्जेक्ट वाइज
डेट शीट का भी ऐलान जल्दी किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि सैंपल पेपर में दिया गया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। भोपाल में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कक्षा 9वीं की परीक्षा 16 मार्च और 11वीं की परीक्षा 15 मार्च से होगी। 9वीं की परीक्षा 12 अप्रैल तक चलेगी तो 11वीं की परीक्षा 13 अप्रैल तक चलेगी। सुबह 8:30 से लेकर सुबह 11:30 बजे तक पेपर का समय रहेगा। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 238 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 193 रन नहीं बना सकी और मुकाबला हार गई। शमर बुक्स 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे हैं तो भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 4 विकेट आए। दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव ने 64 रन की शानदार पारी खेली। ये वनडे करियर में उनका दूसरा 50+ स्कोर है। सूर्य कुमार अपने पहले 6 वनडे मैचों की सभी पारियों में 30+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वनडे डेब्यू के बाद यादव ने पहली 6 पारियों में हर बार कम से कम 30 रन जरूर बनाए। उनसे पहले दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने ऐसा नहीं किया था। विराट कोहली का भारतीय धरती पर ये 100वां वनडे मैच है और ये उपलब्धि हासिल करने वाले कोहली 5वें भारतीय खिलाड़ी बने। कोहली की वनडे फॉर्मेट में ये 250वीं पारी भी रही और भारत के लिए 250 वनडे पारियों में बैटिंग करने वाले कोहली 7वें खिलाड़ी बने, जिनसे पहले सचिन, धोनी और युवराज जैसे खिलाड़ियों के नाम आते हैं। दूसरे वनडे में ऋषभ पंत 34 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। मैच में पारी का पहला रन बनाने के साथ ही ऋषभ पंत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए। 2018 में भारत के लिए पहला मैच खेलने वाले ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। मैच में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट झटके। जिस सबसे कम रन देकर 4 विकेट लेकर कृष्णा तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं और उनसे पहले स्टुअर्ट बिन्नी और बांग्लादेश के अगेंस्ट में और 2014 और भुवनेश्वर कुमार श्रीलंका के अगेंस्ट 2013 में उन्होंने कमाल दिखाया। रोहित शर्मा ने बतौर वनडे कप्तान लगातार तीसरा मैच जीत लिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर वनडे कैप्टन रोहित की ये लगातार 5वीं जीत रही। बता दें कि टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाएगा। आईपीएल 2022 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन भी शुरू होने वाला है। इस बार 590 प्लेयर्स पर बोली लगेगी, जिसमें से 355 अनकैप्ड प्लेयर्स और 228 कैप्ड प्लेयर्स शामिल होंगे और 2 दिन तक चलने वाले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी ऑक्शन में शामिल होंगे। टीम इंडिया के एक सिलेक्टर ने अपना पद छोड़ दिया है। वो चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति का हिस्सा थे। दरअसल चयन समिति में हर जोन से एक सिलेक्टर होता है। भारत की मेंस सीनियर क्रिकेट टीम को चुनने वाली पंचों की इसी टोली में से एक वेस्ट जोन के सिलेक्टर AB कुरुविला ने अपना पद छोड़ा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40 करोड़ 34 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 57,54,000 के पार पहुंच गया है और पूरी दुनिया में 32 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 7 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गई। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं और 24 घंटे के भीतर कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1,67,000 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 1,241 मरीजों की मौत हुई है और कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या इस वक्त 7,90,000 के पार पहुंच गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3,226 कोरोना मरीज मिले हैं और जबकि 5 मरीज
की मौत हुई है और प्रदेश में 6,980 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33,384 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। राजधानी भोपाल में 24 घंटे में कोरोना के 531 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 22 दिन की एक बच्ची भी कोरोना से उसकी मौत हुई है। हफ्ते भर में बच्चे की मौत का ये दूसरा मामला है। प्रदेश में अब तक एक्टिव केस की संख्या 6,082 हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1,219 नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई है और रायपुर में 164, दुर्ग में 94 और राजनांदगांव में 91 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,595 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 171 करोड़ 23 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें से 95 करोड़ 48 लाख से भी ज्यादा पहला और 74 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा दूसरा डोज लगाया गया है। वहीं 1 करोड़ 53 लाख से भी ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 51 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा टीनेजर्स को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा भारत का ऐतिहासिक कदम 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ से भी अधिक किशोरों का फुल वैक्सीनेशन किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 5.04 करोड़ से भी अधिक किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। बता दें कि भारत में 15 से लेकर 18 आयु वर्ग के किशोरों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू हुआ। मुंबई की ग्लेनमार्क कंपनी ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नेजल स्प्रे लॉन्च किया है और इसे कनाडा की दवा कंपनी की मदद से तैयार किया गया। दावा है कि इस दवा से 24 घंटे में वायरल लोड में 94% और 48 घंटे में 99% कमी आई है। दवा 2 मिनट में वायरस को खत्म कर देती है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज सीएम शिवराज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कल भी सीएम उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर में वर्चुअल माध्यम से शहीद गुंडाधुर के प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि शहीद गुंडाधुर जननायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों को मात दी। अंग्रेजों के पास सशक्त सेना और हथियार होने के बावजूद भी वे आदिवासियों के जननायक शहीद गुंडाधुर को हरा नहीं सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 फरवरी को बैतूल दौरे पर रहेंगे। बैतूल से सीएम शिवराज सिंह प्रदेश के किसानों को बीमा राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर, आईजी और बैतूल डीआईजी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कल अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। मोहन मरकाम कल यहां पर संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। एट्रोसिटी एक्ट मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही झंडा विवाद मामले में 90 दिन की पैरोल भी खत्म हो चुकी है। याचिका खारिज होने के बाद अब दोनों को फिर से सरेंडर करना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार मैराथन बैठक कर रही है और बैठक मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कर्मचारी संगठनों को पहले ही कहा गया था कि सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव आएगा उसे मान्य किया जाएगा, लेकिन मामले पर आगामी 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है। लिहाजा निर्णय से पहले न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। कानून व्यवस्था और चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई को लेकर सीएस अमिताभ जैन ने समीक्षा बैठक की और बैठक में आदिवासी के प्रकरणों की वापसी और धान खरीदी की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में डीजी अशोक जुनेजा और अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू मौजूद रहे। साथ ही बैठक में कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक वर्चुअली शामिल हुए।
मध्य प्रदेश में किसानों को खरीफ सीजन 2020 और रबी सीजन 2021 का बीमा एक साथ मिलेगा। 12 फरवरी को बैतूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल में 1 अप्रैल से बिजली का बिल पेपरलेस होगा। राजधानी के करीब 5.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिल की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। मोबाइल पर एसएमएस के जरिए बिल भेजा जाएगा। ऑनलाइन मोड से बिजली बिल पेमेंट करने पर 20 रुपये की छूट मिलेगी और पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। खंडवा में पुलिस अधीक्षक ने आशापुर चौकी प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है और इन पुलिसकर्मियों पर जोगी बेड़ा गांव के 3 लोगों पर बर्बरतापूर्वक पिटाई करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर मामले की जांच के आदेश दिए। भिलाई 3 चरोदा नगर निगम बनने के बाद से अब तक निगम टैक्स की वसूली नहीं की हो पा रही है और जिसे लेकर अब क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज की 173 कंपनियों से संपत्ति कर वसूली की तैयारी की जा रही है और इन कंपनियों ने निगम को अभी तक टैक्स नहीं दिया है और अब निगम द्वारा टैक्स की वसूली की जाएगी। कोरोना काल ने रायगढ़ नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था बिगाड़ दी है। निगम इस साल 48% टैक्स की वसूली ही कर पाया है। खास बात यह है कि टैक्स वसूली का आंकड़ा पिछले 5 सालों में सबसे कम है। ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग राज्य शासन ने निगम को फटकार लगाई है। साथ ही इतना ही नहीं 31 मार्च तक हर हाल में टैक्स वसूली के निर्देश भी दिए। कवर्धा जिले में प्रधान पाठक के पद की नियुक्ति के मामले में बिना काउंसलिंग के विवाद को लेकर विवादों में घिरने के बाद अब प्राथमिक स्कूलों में प्रधान पाठकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन मिडिल स्कूल में नियुक्ति पर विरोध और आरोपों के बाद शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त काउंसलिंग के जरिए जिले के 8,000 से ज़्यादा स्कूलों में काउंसलिंग के लिए नियुक्ति करने जा रही है। धमतरी में राज्य मानस संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मानस संघ ने जिले में मानस गान कार्यक्रम आयोजन की अनुमति और धारा 144 को शिथिल करने की मांग की है। राज्य मानस संघ की इस मांग पर जिला प्रशासन ने कोविड नियमों के तहत अनुमति देने की बात कही। कटनी जिले में अवैध नशे का कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है। गांव में शराब की अवैध बिक्री हो रही है, जिसके गिरफ्त में मासूम बच्चे भी आ रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बड़वारा विकासखंड के विलायत कला क्षेत्र का बताया जा रहा है और वीडियो में हम उम्र के 3 बच्चे नशे में मदहोश हैं। बिलासपुर के 19 बंधक मजदूरों का महाराष्ट्र में रेस्क्यू किया गया। ये मजदूर नागपुर के ईंट भट्टे में बंधक बनाए गए थे और सभी मजदूर बिलासपुर जिले के मस्तूरी के बिनैका गांव के निवासी हैं, जिन्हें रोजगार का लालच देकर ले जाया गया था। कलेक्टर की पहल पर ये सभी मजदूर छुड़ाए गए। दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ 231 बटालियन ने गश्त के दौरान 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करके उनके पास से विस्फोटकों को बरामद किया है। गिरफ्तारी दंतेवाड़ा जिले के कामरगुड़ा के जंगलों में हुई है और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे। राजधानी पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में कांकेर के युवक हनी असरानी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया के ग्रुप में वायरल किया था, जिसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। ग्वालियर जिले के पिपरोली और भिंड जिले के गोहद में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की, जहां पर पंचायत सचिव रोशन सिंह गुर्जर के घर कार्रवाई के दौरान ही 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा। वहीं इंद्रनगर में आरोपी के मकान पर कार्रवाई। बिलासपुर में सफेद चंदन की लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 लाख कीमत का 100 किलो सफेद चंदन लकड़ी जब्त किया है, जिसके तस्करों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रही।
बिलासपुर की खनिज विभाग और पुलिस ने अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई की। विभाग की टीम ने रेत का अवैध परिवहन करते 11 ट्रैक्टर को जब्त किया है और इस कार्रवाई के साथ ही अवैध उत्खनन और परिवहन पर मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम मॉनिटरिंग करेगी। अंबिकापुर में कोयले के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई है। यहां पर 60 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। खनिज और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। सपना सुखरी इलाके से कोयला निकाला जा रहा है। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल नारकोटिक सेल ने ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 21 ग्राम ड्रग्स जब्त किया गया है। दोनों यूपी के बनारस से ब्राउन शुगर लाकर बिलासपुर में बिक्री करते थे और सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने इनके लोकल नेटवर्क को भी खंगाला है। राजनांदगांव के बाबूटोला में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अब पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की थी। मत्थलगांव में पिता की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर आरोपी बेटे ने पिता की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या की इस घटना को सामान्य मौत बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ और पुलिस ने अपने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। मुरैना में जगन गुर्जर और गुड्डा गुर्जर जैसे डकैतों के लगातार भीड़ों में मूवमेंट देखे जा रहे हैं, जिस पर राजस्थान पुलिस भी जंगलों में सर्चिंग कर रही थी। अब एसपी आशुतोष बागरी ने 17 बटालियन भिंड फोर्स बुलाया है। QRF के यहां जवान चंबल क्षेत्र के थाना क्षेत्रों में जंगलों की सर्चिंग में जुटे। रायपुर के देवनगर थाने में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित बेरोजगारों ने युवा कांग्रेस से निष्कासित नेता हुसैन रिजवी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लोगों के साथ लगभग 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ से रिटायर्ड फूड ऑफिसर के साथ धोखाधड़ी हो गई। आरोपियों ने फूड ऑफिसर को प्लॉट बेचने के बाद उसी के प्लॉट को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने प्लॉट का सौदा कर 1.25 लाख रुपए लिए थे और रिटायर्ड फूड ऑफिसर ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। खंडवा जिले के मोघट थाना क्षेत्र में महिला से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का अश्लील फोटो भेजकर पीड़िता से 25,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दतिया के भांडेर में पुराने रंजिश को लेकर आपस में गोलीबारी हो गई और गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला के पैर में गोली लगी है। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना दतिया जिले के बांगुरदन गांव की है। पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। यहां पर 2 पक्षों में आपसी विवाद पर बदमाशों ने बस स्टैंड पर फायरिंग कर दिया और दिन दहाड़े फायरिंग से बस स्टैंड में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर तलाश कर रही है।